नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राहुल राणा, हाजिर हूं एक बार फिर आपके खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट हरियाणा में। इस प्रोग्राम में हम आपको हफ्ते भर की तमाम बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं, जानकारी देते हैं कि ऐसी कौन सी बड़ी खबरें थी जो इस हफ्ते चर्चा का विषय बनी। शुरुआत करेंगे हरियाणा सरकार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लगातार जनता के हित में फैसले लेते हैं ताकि उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ऐसे में उन्होंने एक बार फिर लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किस्त जारी कर दी गई है। अब तक इस योजना से कितनी महिलाओं को लाभ पहुंचा और आने वाले समय में कितनी महिलाओं को लाभ पहुंचेगा, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत प्रोत्साहन राशि, सब्सिडी और किसी भी तरह की पेंशन प्राप्त करने वाले लाभार्थियों को भविष्य में कोई परेशानी नहीं होने वाली। प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समस्त राशि को अब हर माह 1 ही तारीख को लाभार्थियों के खातों में डाला जाएगा। महीने की ये तारीख कौन सी होगी, इस बारे में अभी निर्णय लिया जाना बाकी है। बता दें कि प्रदेश सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि लोगों को अपनी पेंशन, प्रोत्साहन भत्ते और सब्सिडी हासिल करने के लिए कई माह तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 18 जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत 56,34,000 लाभार्थियों के खातों में 1,431 करोड़ रुपए की राशि स्थानांतरित की। मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय लाडो लक्ष्मी योजना की चौथी किश्त के तहत 9,22,452 महिलाओं के खाते में 193 करोड़ रुपए की राशि डाली। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बुढ़ापा, विधवा और दिव्यांग समेत प्रत्येक तरह की सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत 34.14 लाख लाभार्थियों के खातों में 1,098 करोड़ रुपए की राशि जारी की। लाडो लक्ष्मी योजना और पेंशन योजना के अंतर्गत 43,36,452 लोगों को 1,240 करोड़ रुपए की लाभ राशि प्रदान की गई। हर घर हर गृहिणी गैस सिलेंडर रिफिल योजना के अंतर्गत 12,62,000 महिलाओं के खातों में नवंबर व दिसंबर माह के लिए 38 करोड़ 97 लाख रुपए की सब्सिडी राशि भेजी गई। गैस सिलेंडर रिफिल करवाने वाली हमारी लगभग 12,62,000 बहनों के बैंक खाते में, क्योंकि हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था, हमने विधानसभा से पहले कमिटमेंट भी किया था कि ऐसी बहनें जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसी बहनों के खाते में जो गैस का सिलेंडर है उनको 500 रुपए में मिलेगा। ऊपर की राशि उनके खाते में पहुंचाई जाएगी। उसी कड़ी में आज नवंबर और दिसंबर माह की 38 करोड़ 97 लाख रुपए की राशि, वो सब्सिडी भी डाली गई। फरीदाबाद में सूरजकुंड मेला चल रहा है। इस दौरान अलग अलग प्रदर्शनियां मेले में देखने को लगातार मिल रही हैं। हालांकि इस बार फरीदाबाद के सूरजकुंड मेले में एक हादसा भी सामने आया, लेकिन बावजूद इसके लोग लगातार मेले में पहुंच रहे हैं।
मेले में सबसे आकर्षण का केंद्र रहा अपना घर, जिसमें हरियाणवी संस्कृति की झलक देखने को मिली। इस बार सूरजकुंड मेले में क्या कुछ खास रहा, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। आज के आधुनिक युग में सूरजकुंड मेले के प्रांगण में लगभग लुप्त हो चुका बायोस्कोप मेला दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और लोग अपने बच्चों को बड़े ही उत्साह के साथ प्राचीन कला दिखा रहे हैं और उन्हें इसके बारे में बता भी रहे हैं। एक इस प्रकार उनके समय में जब मनोरंजन का कोई साधन नहीं था तो सिर्फ बायोस्कोप ही था, जिसे देखने के लिए बच्चों की भीड़ लग जाती थी। वहीं बायोस्कोप लेकर मेले में आए युवक ने बताया कि ये कला अब लुप्त होती जा रही है और सिर्फ मेलों और जन्मदिन की पार्टियों तक सीमित रह गई है। इसके बावजूद सूरजकुंड मेले में लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं और बच्चों को भी दिखा रहे हैं। वहीं दिल्ली कैंट से आई मेला दर्शक महिला ने बताया कि मेला बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ बहुत क्राउड है। इस मेले में देखने के लिए बहुत कुछ है और हर शिल्पियों द्वारा बहुत ही खूबसूरत क्राफ्ट देखने को मिल रहा है। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स है कि आप पुरानी चीज़ को रख रखे हो, अभी तक भी मिलता नहीं है देखने को कहीं भी। ये जैसे मेलों के अंदर बाइस्कोप ये पुरानी मनोरंजन का साधन था पुराने टाइम में, और आज ये कला लुप्त हो रही है। तो क्या लगता है आपको कि मेलों के अंदर ही इसका भविष्य रह गया है या आगे पीछे भी इसका कुछ क्रेज है? वो बस मेलों में बुला लेते अफसर को जानकार, तो भविष्य है, नहीं तो कुछ नहीं है, विलुप्त हो गया है। अगर मेलों के अलावा भी आप इसको प्रदर्शित करते हैं कुछ? कोई बर्थडे पार्टी में बुला लेते हैं, कोई इवेंट वगैरह में बुलाते हैं तो जाते हैं। ये बताइए, बच्चे को दिखाया आपने पुरानी कला लुप्त हो रही है ये कला। हाँ, तभी हमने उसको दिखाया कि जो चीज़ हमने महसूस करी है, अपने जीवन में जिया है, हमारे बच्चे भी उस चीज़ को जिए। एटलीस्ट उनको पता चले कि हमारा बचपन में मोबाइल के अलावा बहुत सारी चीज़ें थी। जी जी जी। तो बाइस्कोप ये का जब गलियों में आते थे, मोहल्लों में आते थे, तो कितना क्रेज होता था? बहुत ज़्यादा, मतलब भीड़ हो जाती थी बच्चों की। अब तो ये हमने मेले में देखा तो बच्चे को दिखाया, उनको पता ही नहीं है क्या है ये क्या नहीं है। ये पुराना मनोरंजन की पुरानी विरासत है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। बहुत ही सुंदर, बहुत भीड़ भी है यहाँ पे और बहुत तरह की कलाएं देखने को मिल रही है। मेला का आयोजन बहुत ही अच्छा हुआ है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे हरियाणा के जींद जिले की। जींद जिले की एक लड़की ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे प्रदेश के साथ साथ उसने देश का नाम भी रोशन किया है। क्या कुछ है पूरी खबर, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। ऑल इंडिया नेट की परीक्षा में जींद एक छोटा सा गांव है झांझकला और उसकी एक बेटी है पूजा गोयल। उन्होंने पूरा टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है और 96 पॉइंट से कुछ ज़्यादा ही उन्होंने जो अपने पॉइंट बनाए हैं। उसके बाद से बात की जाए तो अब उनका जो अगला कदम है वो उनका कहना है कि वो उसमें एक प्रोफेसर लाइन में जाना चाहती है और अपना जो परिवार की बात की जाए, खुद की बात की जाए तो उनका जो एम है वो प्रोफेसर का है और उसको पूरा करना चाहती है। हमारे साथ पूजा गोयल है, उनसे बात करते हैं कि जो आज जीआरएफ इंग्लिश के अंदर वो टॉप 10 में उन्होंने जगह बनाई है, उसका जो स्ट्रगल पीछे का कितना लाइफ की जो स्ट्रगल की बात की जाए तो कितना वो उसमें बाधाएं आई और परिवार का कितना सपोर्ट रहा। पूजा जी, पहले तो आपको शुभकामनाएं कि आपने नेट जीआरएफ इंग्लिश में इतने अच्छे टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है। थैंक यू सर। तो कितना स्ट्रगल पीछे की बात की जाए तो रहा आपका, क्या क्या बताया? सर स्ट्रगल देखा जाए तो मतलब मेरा खुद का एक स्टडी का प्रेशर बोल सकते हैं। इसके अलावा कोई स्ट्रगल फैमिली की साइड से कोई प्रेशर नहीं था। मतलब सोसाइटी भी देखी जाए तो ऐसा कोई नहीं था कि भाई मतलब किसी भी प्रकार का कोई स्ट्रगल नहीं था। जस्ट मेरी ही स्टडी का मेरा खुद का प्रेशर था। लाइक मेरे 2 अटेम्प्ट्स पहले क्लियर नहीं हुआ, ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था। तो मैं पिछले 1.5 साल से प्रिपरेशन कर रही थी इस एग्जाम के लिए। तो अभी मेरा क्वालिफाई हुआ है, मेरी 99.96 परसेंटाइल आई है। और मतलब ठीक है, मतलब ये हम ऐसे नहीं कह सकते कि ज्यादा स्ट्रगल, बस ये था कि हाँ स्टडी का तो था, वो तो प्रेशराइजिंग खुद का था कि करना है कुछ, इस ये हम बोल सकते हैं ये था। एक कोई मतलब मेरी फैमिली जो है वो एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से है,
ऐसे कोई वो नहीं था, मतलब जो भी अगर रिसर्च करनी है, कोचिंग लेनी है, तो दे भी लाइक तू रिसर्च कर ले, तुझे जो चाहिए हम दे देंगे, तो इस तरह से था। तो आपने जिस प्रकार से बताया कि एक्सीडेंटली इंसिडेंट हुआ कि भी मैं यूपीएससी की उसके रिजल्ट आते लेकिन वहाँ भी थोड़ी नाकामयाबी मिली, उसके बाद से आपने जो अपने मोड को चेंज करने का। सर क्योंकि मैंने ये सोचा एज ए गर्ल, मैं एक एग्जाम के पीछे मैं अपने 5 साल देख चुकी हूँ, फिर भी वो क्वालिफाई नहीं हुआ है, तो कि हम शिफ्ट कर सकते हैं ना, तो इसलिए मतलब मैंने यूपीएससी को छोड़ के नेट पे शिफ्ट किया कि चलो कोई बात नहीं, वो नहीं हुआ तो ये ट्राई करते हैं। तो इस वजह से मतलब फिर मैंने यही डिसीजन लेना सही समझा कि अभी नेट की तैयारी करते हैं। तो उसमें भी मेरे को टाइम लगा, मेरे 2 अटेम्प्ट नहीं हुए, 3rd अटेम्प्ट में मेरा क्लियर हुआ। तो इंग्लिश जीआरएफ आपने टॉप 10 में क्वालिफाई किया, तो इंग्लिश सही क्यों रहा, क्यों आप पर्सनली सब्जेक्ट है फिर इसमें सर ऐसा सच तो नहीं था, क्योंकि मेरी जो बैचलर थी वो बीए इंग्लिश ऑनर्स थी, तो फिर मेरी मास्टर्स भी इंग्लिश में हुई, तो ऑब्वियसली बात है नेट का एग्जाम के लिए मास्टर चाहिए, तो उसमें इंग्लिश ही था, तो मेरा इंटरेस्ट बन चुका था। और जैसे यूपीएससी में भी हमें ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना होता है, वहाँ पे भी मेरा इंग्लिश लिटरेचर था, तो कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट स्टार्टिंग से था लिटरेचर में, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ एक्सीडेंटल आई हूँ, क्योंकि मेरे को एक्सीडेंट लग रहा है, बट क्या पता पीछे से वो ऐसे ही हो कि ये नहीं आना हो। ऐसा ही भगवान ने फल बनाया होगा कि आप हाँ है, तो इस वजह से कि तभी मैंने यूपीएससी को छोड़ा और ये मेरा हो गया, तो क्या पता मैं अगर उसे नहीं छोड़ती तो मैं अब तक ट्राई ही कर रही होती उसी एग्जाम के लिए। तो जिस प्रकार से आप गांव से आते हो, तो गांव की अगर लाइफ की बात की जाए तो वहाँ भी हम देखते हैं कि आसपास का जो माहौल होता है, बात की जाए लड़कियों के लिए, तो वहाँ से अपने आप को प्रिपेयर करना और अपने आप में एक ऐसी कंडीशन बनाना कि आप एक अच्छे एग्जाम के लिए क्वालिफाई करें, ये भी तो बड़ी बात। सर इसका श्रेय तो मेरे को लगता है मेरी फैमिली को जाता है, क्योंकि उन्होंने मेरे को एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करके दिया, कुछ मेरे एफर्ट्स थे, कुछ उनके ज्यादा थे। अगर कोई आ रहा है तो दे मतलब हैप्पीली इंट्रोड्यूस करवाते थे मुझे कि हमारी लड़की पढ़ रही है, ऐसे नहीं कि भाई हाँ टाइम नहीं नहीं, दे विल बी लाइक हमारी लड़की पढ़ रही है। तो वो एक मतलब जो फैमिली की सपोर्ट होता है ना, वो सोसाइटी से बहुत ज्यादा होता है। सोसाइटी कुछ कह रही हो डजंट मैटर, आपकी फैमिली आपके साथ है ना, तो कोई भी एग्जाम इजीली मतलब खुद का एक अंदर से बच्चे को ये खुशी होती है कि हाँ कोई बात नहीं हुआ, जैसे मेरा नहीं हुआ था, तो फैमिली का ये नहीं था कि तेरा अभी भी नहीं देती, कहते कोई बात नहीं, अभी भी ये कहते अगर नहीं होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप अपना मतलब करो, आप तैयारी कर रहे हो, हमें पता है हमारा बच्चा कर रहा है, तो वो सबसे बड़ी बात है। मतलब फैमिली सपोर्ट है तो आपके पास सब कुछ है मेरे हिसाब से। तो ये हमारे साथ ही पूजा गोयल का कहना है कि जिस प्रकार से अभी जो स्टेज जीआरएफ इंग्लिश के अंदर 99 पॉइंट से कुछ ज़्यादा मार्क्स लिए हैं, और उसके बाद अब उनका सपना भी एक बन गया है कि वो प्रोफेसर लाइन में जाकर बच्चों को एक उचित वातावरण के अंदर एक अच्छी शिक्षा दे सके, ताकि वो भी जिस प्रकार से उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया और अच्छी एक कामयाबी हम कह सकते हैं कि जो हासिल की है, और बच्चे भी इससे सीखकर अपनी जो जिंदगी है उसको बनाने का काम कर सकें, जिनसे किसी के लिए सुनिश्चित करें। महेंद्रगढ़ की रहने वाली मोनिका भारद्वाज नौसेना में अग्निवीर बनी है। अग्निवीर बनने के बाद उसका घर में ग्रैंड वेलकम किया गया। इस दौरान परिवार में खुशी की झलक देखने को मिली। आसपास के इलाके के लोग भी उसका वेलकम करने के लिए वहां पहुंचे थे। आजकल की बेटियां गांव में जो है चूल्हा चक्की तक ही सीमित नहीं है। आजकल बेटियां बेटों से कम नहीं है। हमारे साथ एक ऐसी ही बेटी है मोनिका भारद्वाज, जिन्होंने छोटी सी उम्र में अग्निवीर योजना के तहत नौसेना को ज्वाइन किया है। नौसेना को ज्वाइन करने से पूर्व इनकी 4 महीने की ट्रेनिंग भी हुई है, जो ओडिशा में हुई है। हम सीधा उन्हीं के पास चलते हैं, उन्हीं से बातचीत करेंगे, मोनिका की जुबानी उनको आपको सुनाएंगे मोनिका की सफलता की कहानी। मोनिका, छोटी सी उम्र है, छोटी सी उम्र में आपने बहुत कुछ किया है, क्या कहेंगे? पीटीसी में आपका स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम मोनिका भारद्वाज है। मैंने अपनी जर्नी की स्टार्टिंग की थी 12th क्लियर करने के बाद, जिसमें मैंने पहले एनडीए का एग्जाम दिए, जिसमें मेरा रिटर्न क्वालिफाई नहीं हो पाया था। उसके बाद मैंने एयरफोर्स के लिए अप्लाई किया था, जिसमें मेरा रिटर्न क्वालिफाई हुआ, लेकिन फिजिकल क्वालिफाई नहीं हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में। देन आई गिव माई सेकंड अटेम्प्ट, जिसमें कि मेरा रिटर्न फिजिकल सब कुछ क्लियर हो गया था। लेकिन एयरफोर्स से पहले मेरी नेवी की ज्वाइनिंग आ गई थी, नेवी का एसएसआर। जब मुझे एग्जाम का पता चला तो मैंने फॉर्म्स फिलअप किए और रिटर्न एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की। ज़्यादा लंबा टाइम नहीं मिल पाया था मुझे प्रिपरेशन के लिए, लेकिन मैंने 1 to 2 मंथ्स कुछ प्रिपरेशन की थी इसकी। उसके बाद मैंने रिटर्न क्वालिफाई किया, देन फिजिकल एंड देन मेडिकल। फिर मेरी ज्वाइनिंग थी 18 सितंबर की, जिसके बाद जब मेरा ज्वाइनिंग लेटर आया था तब मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश हुई थी। सब लोगों ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था, क्योंकि हमारे सबके लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये। हमारी फैमिली में इससे पहले कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं थी, इसलिए सब लोग बहुत खुश थे इसको लेके। मेरी पूरी फैमिली, मेरे गाँव वाले लोग, आस पड़ोस में सब लोग बहुत खुश थे।
मोनिका, छोटी सी उम्र है आपकी, छोटी सी उम्र में आपने बहुत बड़ा कारनामा किया है। आपका गांव और आपका पूरा परिचय, आपके परिवार में कौन कौन है, कौन लोग आपके परिवार में हैं, कौन सरकारी नौकरी में, क्या कुछ कहेंगे? मैं ब्राह्मणवास गांव की रहने वाली हूं, जो कि महेंद्रगढ़ जिले में पड़ता है। मैं एक जॉइंट फैमिली में रहती हूं, जिसमें ऑल ओवर 21 मेंबर्स हैं, लेकिन मेरी खुद की फैमिली में मेरे फादर मिस्टर संजय शास्त्री, माय मदर प्रेम देवी, मेरी एल्डर सिस्टर जया भारद्वाज, यंगर सिस्टर नीरू और मेरे छोटे भाई जय हैं। आपके जो कहने का तात्पर्य है कि छोटा-सा परिवार है, ज़्यादा बड़ा परिवार नहीं है, आपके खुद के परिवार की बात कर रहा हूँ। वैसे तो आपका जॉइंट फैमिली है, चाचा-ताऊ वगैरह सभी साथ रहते हैं। छोटे से परिवार में शिक्षित परिवार से शिक्षित बेटी हैं। शिक्षा की जो प्रेरणा है वो आपको कहाँ से मिली? इस तरह जिस तरह से आपने शिक्षा को ग्रहण किया, आपको किसने मोटिवेट किया कि आप डिफेंस के अंदर जाएँ? ये पूरा मोटिवेशन मेरे फादर की वजह से, उन्होंने मुझे हमेशा बहुत सपोर्ट किया और मैं छोटी थी तब से उनका खुद का ड्रीम था कि मैं डिफेंस ज्वाइन करूं, तो इसीलिए ये सब कुछ मेरे फादर की वजह से हो पाया। उन्होंने हमेशा मुझे बहुत मोटिवेट किया स्टडीज के लिए। उन्होंने कभी भी, अगर हम खुद भी फेलियर हो रहे होते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं, हमारा स्टैंड लेते हैं, वो खुद हमें समझाते हैं कि सक्सेस कैसे ली जाती है। हर स्टेप पे हमेशा उनकी गाइडेंस रही है मेरे साथ। आपकी उम्र जो है आज की तारीख में अगर माने तो कितने साल की आप हो गए? 20 ईयर्स। 20 साल की उम्र है, यानी कि 19 साल के थे जब से आप इसमें आपने जो वो नेवी है उसको ज्वाइन करने का जो मन बनाया था उसको ज्वाइन किया, और 19 साल की उम्र में आपकी शायद मेरे हिसाब से जो ट्रेनिंग वगैरह थी वो सारी कंप्लीट होगी। ट्रेनिंग कहाँ हुई? कितने साथी थे? कितने लोग थे? कितनों का सिलेक्शन हुआ? हमने पहले एक अकेडमी में ज्वाइन कर रखा था, जहाँ से कि मैंने फिजिकल की तैयारी की थी। वहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनमें से हम कुछ 6-7 लोगों का सिलेक्शन हो पाया था नेवी में। उसके बाद मेरी ट्रेनिंग के लिए गए थे हम लोग, जो कि हमारी उड़ीसा में हुई थी। वहाँ पर मेरे साथ बहुत से बच्चे थे, जिनमें हम लड़कियां थी कुल 100-150 के आसपास हम लड़कियां थी और बाकी बॉयज ज्यादा थे। आपके साथ के जो युवा भाई-बहन हैं उनको आप क्या संदेश दें? मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि हमें कभी भी ईज़ियर वे कोई नहीं चूज़ करना चाहिए। सबको पता है कि जो ईज़ी होता है सब लोग उसी को ज़्यादा चूज़ करते हैं, लेकिन जो ईज़ी होता है वो लंबा वे होता है और मेबी उसमें वो अचीवमेंट नहीं मिल पाती हमें, जो कि हार्डर रास्ता को चूज़ करके मिलती है। डिफ़िकल्टीज़ आती हैं लाइफ़ में, लेकिन वो सिर्फ़ इनिशियल टाइम के लिए होती है, लेकिन जो बाद में हमें सक्सेस मिलती है, वो उन्हीं डिफ़िकल्ट पीरियड से निकल कर ही मिलती है। तो मैं आप सब लोगों को बोलना चाहूँगी कि आप अपनी पढ़ाई पर, अपने फ्यूचर पर ध्यान दीजिए, इंस्पायर हुए, बाकी सब लोगों से मोटिवेटेड रहिए और हमेशा अपने देश के लिए कुछ ना कुछ करने का जज़्बा रखें। इन्होंने अपने साथियों को भी यही कहा है कि पढ़ते रहिए, तैयारियां करते रहिए, कहीं न कहीं आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। पीटीसी न्यूज़ के लिए नारनौल से नितिन शर्मा। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे झज्जर की। झज्जर में एक सरकारी टीचर पति को उसकी पत्नी ने प्रेमिका के साथ रंगे हाथों एक होटल में पकड़ लिया, जिसके बाद भारी बवाल वहां देखने को मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत करवाया और प्रेमिका को अपनी गाड़ी में बिठाकर अपने साथ ले गई। झज्जर जिले में पति पत्नी और प्रेम प्रसंग से जुड़ा एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आरोप है कि एक महिला ने अपने पति को उसकी कथित प्रेमिका के साथ होटल में रंगे हाथों पकड़ लिया। घटना के बाद महिला ने तुरंत डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को मौके पर बुला लिया। बताया जा रहा है कि महिला का पति झज्जर के ही एक स्कूल में जेबीटी शिक्षक के पद पर कार्यरत है। वहीं जिस महिला के साथ उसे पकड़ा गया वह भी शिक्षिका बताई जा रही है। घटना के बाद होटल परिसर में काफी देर तक हंगामे की स्थिति बनी रही। कथित प्रेमिका के पति की कुछ समय पहले मौत हो चुकी है। मृतक दिल्ली पुलिस में कर्मचारी था। बताया जा रहा है कि मृतक द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट में अपनी पत्नी और उसके कथित प्रेमी शिक्षक को जिम्मेदार ठहराया गया था। हालांकि इस मामले की पुष्टि आधिकारिक स्तर पर नहीं हो पाई है। पीड़ित पत्नी ने मीडिया के सामने अपने पति और उसकी कथित प्रेमिका पर गंभीर आरोप लगाए। पति का ना उस सुदेश नाम की औरत से अवैध संबंध है, ठीक है, और उसी के चक्कर में उस सुदेश के घरवाले ने पहले भी सुसाइड कर लिया है, ठीक है जी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये लड़ी हद करप्ट है, ठीक है। इन लोगों को उस केस के मामले में जेल भी हो चुकी है, फिर भी ये नहीं मानते। ये अभी भी जमानत पे बाहर हैं, ठीक है। अभी भी ये गंदा काम करने से बाज नहीं आ रहे और मेरा घर बर्बाद कर रखा है इस औरत ने, ठीक है। ये मेरा पति इस औरत के कहने पे मारता है पीटता बहुत काम है। कितने साल पहले शादी हुई थी आपकी? शादी कब हुई थी? शादी को काफ़ी टाइम हो गया। तो बच्चे भी हैं? हाँ, बच्चे हैं। आप कानूनी कार्रवाई चाहती हैं थाने में जो? हाँ, मैंने मैडम को तभी बुलाया। नहीं, आपको पहले से ही शक था क्या है इस बारे में? हाँ, शक था। ये महिला कहाँ की है जो इनके साथ? ये सेक्टर 35 सन सिटी।
रोहतक की। ये भी टीचर है? ये भी टीचर, ये परमानेंट टीचर है, अपना घर खराब करे बैठी है। और ये आप कहाँ रह रहे हैं? मैं भी रोहतक की हूँ, रहने वाली हूँ सर, सेक्टर 37 की हूँ। आपको कैसे पता चला कि झज्जर के अंदर आज क्या GPS लगाया हुआ? नहीं, GPS वगैरह कुछ नहीं लगा रखा, मैंने इसकी गाड़ी को ट्रैक किया था। इसके पीछे गाड़ी थी मेरी। तो यहाँ पता चला झज्जर देशवाल कॉम्प्लेक्स में। जी। तो पहले तो स्कूल गए होंगे ना? कौन? मेरा पति? हाँ, स्कूल में गया था। तो आप माचरोली स्कूल में पढ़ा था। आपने पीछा किया? हाँ, पीछा किया था मैंने, इस लेडीज़ का पीछा किया था मैंने, रोहतक से ही। रोहतक से पीछा करते करते ये मैं बाद में आए? ठीक है, ये मुझे नहीं पता कैसे आए हैं, ठीक है, ये मिले इकट्ठे यहाँ आए मुझे। अब ये बताइए, आप ये कह रहे हैं कि आपका घर बर्बाद कर रहे हैं, या आप फ़ोन पे या आमने सामने कभी बात हुई उस महिला के साथ? आप मेरी इस महिला से, ठीक है, वहाँ पे हुई थी सर, ये जब 14 तारीख को 14 नवंबर को कोर्ट में इनकी पेशी थी, इस लेडीज़ ने मुझे धमकी दी थी जान से मारने की, या तो तू हम मेरे और मेरे पति के बीच, अपने पति के बीच से हट जा, वरना तेरे को भी उसी तरह से मार देंगे जिस तरह से मैंने अपने पति को मार दिया। तो इन्हें इसकी किस चीज़ की पेशी थी यहाँ कोर्ट में, आप कह रहे हैं? इस औरत के पति ने सुसाइड कर लिया था, और सुसाइड नोट में इस औरत के पति ने मेरे पति का नाम और अपनी पत्नी का नाम लिख के मरा हुआ है। आज के लिए हमारे खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट हरियाणा में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरें, नई जानकारी के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।